हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 को पढ़ेंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6 जो है वो रेस जेस्टेई के बारे में बताता है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि रेस जेस्टेई क्या होता है, फिर सेक्शन 6 को विस्तार से पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशंस को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। तो रेस जेस्टेई जो है, ये जो टर्म है रेस जेस्टेई, ये कहीं पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ नहीं है, बट ये सेक्शन 6 में है, ये इम्प्लाइड है। ठीक है। और रेस जेस्टेई को समझने से पहले हम लोग पहले इस प्रोविज़न के बैकग्राउंड को समझेंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, फिर हम लोग को इलस्ट्रेशन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि रेस जेस्टेई का काम क्या है। देखिए, रेस जेस्टेई का काम है कि जो मेन क्राइम है, कोर्ट में तो केस अगर चल रहा है ना, तो क्राइम का ही चल रहा होगा। इस क्राइम के पूरे इन्वायरमेंट को वो बताता है कि उस समय जब क्राइम हो रहा था तो उस वक्त का माहौल क्या था, उस वक्त का इन्वायरमेंट क्या था, उस वक्त क्या घटनाएं हो रही थी। सपोज एक क्राइम है, मान लो अगर चोरी का, तो क्या घटनाएं हो रही थी उस वक्त। चोरी के लिए कोई छुप करके आया होगा पहले घर पर। ठीक है। वो घुसा होगा घर के अंदर, है ना, पहले बाउंड्री में घुसा होगा, फिर वो घर के अंदर घुसा होगा छुप करके, फिर वो सामान को पिक किया होगा। सामान को पिक करने के क्रम में कोई शायद उसको देखा होगा, वो वहाँ से भाग निकला होगा। तो ये जो पूरा इन्वायरमेंट है, ये जो पूरा माहौल है ना, इस माहौल को लेकर के किसी भी तरह का कोई एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक इन्वायरमेंट बता रहा है, उस वक्त का इन्वायरमेंट बता रहा है। तो इन्वायरमेंट बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मेन क्राइम हुआ है उसके जस्ट इमीडिएटली पहले क्या घटनाएं हुई और ठीक उसकी इमीडिएटली बाद क्या घटनाएं हुई। ये सब का सब एक एक कड़ी से जुड़ा हुआ होगा, एक चेन ऑफ इवेंट्स से जुड़ा हुआ होगा। सपोज अगर मान लीजिए क्राइम रॉबरी है ना, तो रॉबरी के लिए या समझ लीजिए क्राइम अगर मर्डर है ना, किसी का घर में घुसकर हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, तो फिर उसके लिए बहुत सारी कड़ियों को जोड़ जोड़ करके हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो क्राइम कैसे हुआ होगा। जैसे कि क्राइम होने से पहले क्या हुआ होगा, जस्ट उसका क्या माहौल, उस क्राइम सीन का क्या इन्वायरमेंट रहा होगा, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट में क्या रहा होगा, क्रिमिनल आया होगा, क्रिमिनल घर में घुसा होगा घर तोड़ करके, और बंदूक तानी होगी, वहाँ पर कहा होगा कि भाई मुझे ये पैसे दे दो या कुछ सामान दे दो, जिससे मांगा गया होगा पैसा उसने मना किया होगा, तो उसने शूट कर दिया। शूट करने के बाद क्या हुआ, वो क्राइम हो गया, यानी कि मर्डर हो गया, वो मर गया वो व्यक्ति। उसके बाद मार करके वो वहाँ से भागा। परिवार वालों की नींद टूट गई तब तक, उन्होंने देखा लोग, और वहाँ पर लोग चिल्लाए, उसको पकड़ने का प्रयास किया, वो पीछे का दरवाजे से बाहर निकला, बाइक स्टार्ट किया और निकल गया। ये सब का सब एक कड़ी से जुड़ा हुआ है जहाँ पर क्राइम हुआ। सपोज ये क्राइम भी एक हिस्सा है उस कड़ी का, तो ये सब एक चेन के साथ जुड़ा हुआ है जहाँ पर क्राइम हुआ। तो ये सारा का सारा एक ट्रांजैक्शन बोला जाएगा कि ये सारा का सारा एक ट्रांजैक्शन है। तो इनमें से एक एक जो छोटा छोटा कड़ी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में घुसा, दरवाज़ा तोड़ा, बंदूक तानी, धमकाया, पैसे मांगे, जो विक्टिम था, जो मारा गया, उसने मना किया, उसका गोली चलाने की वजह से वो मर गया, फिर लोग जग गए, उसको पकड़ने का प्रयास किया, वो पीछे के दरवाजे से निकला, बाइक स्टार्ट की, भाग गया। ये सारा का सारा एक एक जो इवेंट है, ये सारा का सारा क्राइम का, यानी कि मर्डर होने का पूरा इन्वायरमेंट को, वहाँ का माहौल को बता रहा है। तो ये एक एक इवेंट पे भी एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा एक ट्रांजैक्शन में हुआ है। तो अब हम लोग सेक्शन 6 को समझेंगे, तो हम लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि रेस जेस्टई है क्या और सेक्शन 6 से कैसे रिलेटेड है। देखिए, सेक्शन 6 कहता है कि फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विथ अ फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट। इस पार्ट को हम लोग बाद में समझेंगे, सेकंड वाले पार्ट को। पहले हम लोग ऊपर वाले पार्ट को समझते हैं। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, देखिए यहाँ पर क्राइम जो है वो इशू नहीं है। ठीक है, क्राइम को जो मर्डर हुआ,
है ना, जो भी मर्डर हुआ उसको लेकर के तो कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अगर है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो फिर ये छोटा छोटा इवेंट्स प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दो कि भाई देखो इसने गोली चलाई है, उसकी वजह से वो मर गया, कोर्ट में प्रूव हो गया, फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है तभी ये छोटे छोटे इवेंट्स को प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है ना। तो फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, यानी कि ये इशू यहां पर नहीं है, कोर्ट में ये इशू नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। ठीक है, आर ये आर सो कनेक्टेड विथ अ फैक्ट इन इशू। देखिए ये सब फैक्ट इशू तो नहीं है, ये सब इशू कभी नहीं हो सकता है ना। लेकिन ये सारा का सारा फैक्ट इन इशू जो ये क्राइम है इससे तो कनेक्टेड है ना, इससे तो कनेक्टेड है ना सारा का सारा। जब इससे कनेक्टेड है तो यहाँ पर वही बोला गया कि फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, ये सब सारा इवेंट्स इशू नहीं है, लेकिन आर सो कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ये एक ट्रांजैक्शन का पार्ट बना रहा हो ये सारा का सारा इवेंट्स। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा रेलिवेंट फैक्ट होगा। अब यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा है कि वेदर दे ऑकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि जो क्राइम हुआ हो, जो छोटी छोटी घटनाएं हैं जो क्राइम के इमीडिएट पहले या इमीडिएट बाद घटी हों, वो उसी जगह पर घटी हों या उसी वक्त घटी हों। हो सकता है वो डिफरेंट जगह पर भी घट सकती है और उस और डिफरेंट टाइम पर भी घट सकती है। लेकिन ये ज़्यादातर केस में होता नहीं है। ज़्यादातर केस में जो क्राइम हुआ हो, अगर कोई भी क्राइम हुआ हो तो उसी जगह पर उसके जस्ट इमीडिएटली पहले जो इवेंट्स हुए और उसके इमीडिएटली बाद जो इवेंट्स हुए वो एक ही जगह पर होते हैं। वो क्राइम जहाँ पर हुआ वहीं पर होते हैं और उसी समय होते हैं। ये 90% केस में, 99% केस में ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो तो मतलब कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी हो सकता है। अब जैसे कि एग्जांपल, अगर मान लीजिए क्राइम है हैकिंग का, हैकिंग हुआ है, तो जो हैकर है वो हो सकता है कि दूसरे प्लेस पर सिचुएटेड हो उस वक्त जब वो हैकिंग कर रहा हो, किसी का कंप्यूटर में इलीगल एंट्री कर रहा हो सकता है ना। लेकिन वो एक ही ट्रांजैक्शन में हो सकता है किया हो हैकिंग को, यानी कि उसके यहाँ पर कुछ करने से, कोई प्रोग्रामिंग बनाने से, कोई सॉफ्टवेयर बनाने से या कुछ अपने कंप्यूटर में करने से यहाँ पर उसका इम्पैक्ट पड़ा हो जिसकी वजह से हैकिंग हो गया हो, है ना। तो वो हो सकता है कहीं और भी बैठा हो, कहीं दूर बैठा हो। ठीक उसी तरह अलग जगह पर भी, अलग टाइम पर भी हो सकता है ट्रांजैक्शन, अलग समय पर भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि इमीडिएटली क्राइम के जगह पर, जहाँ पर क्राइम हुआ एकदम एकदम इमीडिएटली वहाँ पर कुछ हुआ हो सकता है कुछ देर पहले वहाँ पर कोई घटना घटी हो। ठीक है, जो कि एक कड़ी बना रहा होगा क्राइम के साथ, जो कि चेन ऑफ इवेंट्स बन करके क्राइम हो रहा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा कम होता है। तो अब हम लोग इलस्ट्रेशंस को पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशंस को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहला इलस्ट्रेशन है, वो कह रहा है कि ए ने बी को मारा, ठीक है, या मार रहा था। तो अच्छा, मार रहा था तो फिर ऐसा नहीं है कि अकेले में मार रहा था, वो पब्लिक प्लेस पर मार रहा था। तो पब्लिक प्लेस पर मार रहा था जब ए बी को, तो वहां पर काफी लोग होंगे। अब उन्होंने, कुछ लोगों ने ए को रोका होगा, कुछ महिलाएं होंगी जो मार खाते हुए देखकर चिल्ला रही होंगी, कुछ बच्चे होंगे तालियां बजा रहे होंगे। तो ये सारा का सारा ये लोग जो हरकत कर रहे थे ये सब एक ट्रांजैक्शन में कर रहे थे ना, उसी इन्वायरमेंट में कर रहे थे ना। तो ये सब हरकत भी रिलेवेंट होगी, इस पर भी एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकेगा। ठीक है, अब दूसरा इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए इज एक्यूज ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म्ड insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, and goals are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them. देखिए, अब कोई बंदा है ए क्या किया, ए ने बी सी डी काफ़ी लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का दिया कि भाई ये गवर्नमेंट तो है ही नहीं किसी काम की, हम लोग तो अब सत्ता ही बदल देते हैं, खुद सत्ता में आते, खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और उसके एवज में क्या किया, बी सी ने बहुत हुड़दंग मचाया,
बी ने पूरा राजस्थान में, सी ने पूरे गुजरात में, डी ने पूरे बिहार में हुड़दंग मचा दिया। तो भले ही ए राजस्थान, गुजरात और बिहार में प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इसी के कहने पर ना ही इन्होंने हुड़दंग मचाया, बीसी और बीसी और डी ने। तो ये सब का सब एक ट्रांजैक्शन में हुआ है ना। तो ये रेस जेस्टे ही है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। हाँ, ए सूज बी फॉर, ये बी हो गया। आप सी देखते हैं। ए सूज बी फॉर लीगल कंटेन। देखिए इसमें ये वाला जब पढ़िएगा तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि ए और बी में काफ़ी बार लेटर्स के थ्रू बातचीत होती थी। ए भी बी को लेटर भेजता था और बी भी ए को भेजता था। ठीक है, अब लव लेटर हो चाहे जो भी लेटर हो, लेकिन भेजता था, दोनों एक दूसरे को लेटर भेजता था। एक बार किसी एक लेटर में ए ने बी के ऊपर कोई तोहमत लगा दिया, कोई उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, कोई उसकी बेइज्जती कर दी, डिफेमेशन कर दिया। लिबल एक तरह का डिफेमेशन होता है। ठीक है, बी ने केस कर दिया, और बी ने जो केस किया तो भले ही इस वाले लेटर में डिफेमेशन था, लेकिन उससे पहले भी जो लेटर्स का आदान प्रदान हुआ है दोनों के बीच, वो लेटर्स भी कोर्ट में एडमिसिबल होगा, क्योंकि ये सारा का सारा एक ट्रांजैक्शन में हो रहा था, है ना। कभी ए बी को भेजता था, फिर बी ए को भेजता था, फिर ए बी को भेजता था, फिर वापस ऐसा होता था। तो ये एक ट्रांजैक्शन में, तो वो जो लेटर गया था ये भी उसी ट्रांजैक्शन में गया था, है ना, उसी चेन में ये भी चला गया था ये लेटर। तो ये भी रिलेवेंट होगा, और बाकी सारा जो ये सब भी रिलेवेंट, ये सारा लेटर्स भी रिलेवेंट होगा। हाँ, और लास्ट इलस्ट्रेशन, द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact. देखिए इसमें साफ एकदम सिंपल सा बात किया जा रहा है। अब क्वेश्चन कोर्ट में ये है कि क्या ए ने बी को जो सामान भेजा था वो, सॉरी, बी ने जो सामान ऑर्डर किया था ऐसे, क्या ए ने उसको भेजा। अब यहां पर ए ये बोलेगा कि मैंने तो सामान भेज दिया ओ को, ओ ने भेजा सी को, सी ने भेजा डी को, और डी के भेजने की बात थी बी की। तो कोर्ट में अगर ये ए दिखा सकता है कि उसने ओ को भेज दिया, ठीक है, सी को भेज दिया, और उसके बाद डी के पास चला गया, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि बी के पास शायद सामान चला ही गया होगा। तो ये सब एक ट्रांजैक्शन है। ये देखने के लिए कि बी के पास सामान पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा, कोर्ट बस ये भी देख सकती है कि ओ के पास पहुंचा या सी के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या डी के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ये सब एक ट्रांजैक्शन का हिस्सा है ना, ये सब एक चेन बना रहा है ना। तो ये सब रिलेवेंट फैक्ट्स है। ये सब यहाँ पर पहुँचना, यहाँ पर पहुँचना, यहाँ पर पहुँचना एक रिलेवेंट फैक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा रजिस्ट्री। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू।